हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब भी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है, मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है वो क्वेश्चन लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं लिया है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चालक की धारिता। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, या चालक की धारिता को परिभाषित करें। चालक की धारिता क्या है, किसी चालक में इकाई विभवांतर, क्या बोला, इकाई विभवांतर उठाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी चालक में इकाई विभवांतर उठाने के लिए जितनी आवेशों की आवश्यकता पड़ती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक एफ का मतलब बता देती हूँ आपको क्या होगा। एफ का मतलब फैराडे हो जाएगा। एफ का मतलब फैराडे हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक फैराडे होगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा बोल रहा है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव या विद्युतीय विभव, दोनों एक ही होता है। आंसर बोल रहा है आंसर है विद्युत क्षेत्र में किसी अनंत, कैसा बिंदु बोला, विद्युत क्षेत्र में किसी अनंत से एकांक धनावेश को लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, यदि किसी बिंदु कोई अनंत में है और उसको अनंत से एकांक तक लाने में जो कार्य बीच में लगा है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, या सिर्फ विभव कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट, जिसको किससे सूचित करेंगे, जिसको V से सूचित करेंगे, वोल्ट को। और 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संधारित्र की धारिता। बोला संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। वैसे संधारित्र की धारिता पूछता है किन किन बातों पर निर्भर करती है, लेकिन क्वेश्चन दे रहा किन 2 बातों पर निर्भर करती है, तो सिर्फ हमें 2 बातें लिखना है। तो पहला देख लेते हैं क्या बोल रहा है, संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर। अब संधारित्र की जो प्लेट है उसके ऊपर जो क्षेत्रफल होगा उस पर निर्धारित करेगी। और उसके बाद बोल रहा है दूसरा में, प्लेटों के बीच माध्यम में विद्युतशीलता पर। प्लेटों के बीच माध्यम विद्युतशीलता पर। और ये 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सी धारिता वाले संधारित्र को विभव तक आवेशित किया गया, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा बोल रहा है, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है। तो पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, जो कि क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या है, C है। तो माना कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है। अब प्रश्न से संधारित्र की विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, क्या पूछ रहा है, इसमें विद्युत ऊर्जा ही ना पूछ रहा है। विद्युत ऊर्जा क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विद्युत ऊर्जा। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे संधारित्र की विद्युत ऊर्जा। संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए पहले। संधारित्र की विद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, E बराबर 1/2 Q²/C। और उसके बाद ये चूँकि C बराबर Q/V, ये क्या है, संधारित्र की विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो अगर हम इसे बनाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/2। और यहाँ पे C
Q नीचे चला आएगा और C भी ऊपर चला जाएगा, तो C भी ऊपर चला गया और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था C नीचे है और C ऊपर था, तो और V के रिप्लेस में आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। और उसके बाद ये C और ये C कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो एक C और रह जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर, E बराबर 1/2 CB स्क्वायर। यहाँ पे दो C और B है, मतलब दो है, इसमें एक एक कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। चालक की धारिता प्रभावित करने वाले कारकों को पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला हो जाएगा चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका चालक के चारों तरफ की माध्यम की विद्युतशीलता, चालक के चारों तरफ की विद्युतशीलता हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उनकी परिमाणी धारिता C/μF है। अगर उन्हें तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिमाणी धारिता निकाले। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग एक बार समझ जाइए, फिर एकदम इजी से आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है आंसर में, माना कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, जो कि ऑब्वियसली है C धारिता प्रश्न अनुसार। और जो श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में, तो उसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता है फिर भी देख लीजिए, श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है। तो हमने वो फॉर्मूला बैठा दिया। और कितने श्रेणी क्रम में जोड़े जाते थे, क्वेश्चन में दे रखा है ना 3, तो 3/C लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद चूंकि यहाँ पे ये इंट्रो पहले लगा हुआ था, तो ये सब 3C हो गया, तो 3/C लिखें या C/3 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर यहाँ पे C/3 हो गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 और उसके बोला उनके परिमाणी धारिता, इसकी जो परिमाणी धारिता कितना है वो 6 है, आगे दे रखा है। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, C/3, तो यहाँ पे से क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 18μF हो जाएगा, 18μF हो जाएगा। और आगे दे रखा है, यदि संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ये तो श्रेणी क्रम का पहले आप लोगों ने देख लिया, श्रेणी क्रम का ये बात बता दिया, पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम का बता दिया। अब लेकिन बोल रहा है उसको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला जैसे कि इसका C हुआ था प्लस 1/C था, श्रेणी क्रम का 1/C था, वैसे ही समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C+C+C या A प्लस डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, बस बटे में नहीं होगा। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला C+C+ होता है। तो हमारा C का मान कितना आ रहा था, C का मान यहाँ पे 18 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 18 को प्लस कर देंगे, 18 को प्लस करने के बाद 54 आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, 54 इसका आंसर है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए, बहुत इजी है। पहले क्या बोला, इसको श्रेणी क्रम में जोड़े जाते, जो श्रेणी क्रम में मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला C+++ होता है, तो जो C निकला उसको जोड़ देंगे, हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्लेट को 2 मिलीमीटर हो गया यहाँ पे की दूरी पर रखने से बनी समांतर प्लेटों की धारिता की गणना करना है। फिर वायु को परावैद्युतांत माध्यम के रूप में प्रयुक्त मान जाए, इससे संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई में जोड़ दिया जाए, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा।
अब इसको की गणना करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट ये बहुत इजी है, आप लोग समझ जाइएगा। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। पहले हमारे संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आप लोग जान लीजिए। संधारित्र का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और जो हम लोग का वायु का परावैद्युतांक बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए वायु का परावैद्युत माध्यम बोल रहा है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे डिनोट है, यहाँ पे डिनोट है। उसके बाद हमारा जो 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, 2 मिलीमीटर दे रखा है, उसको इसको और इसको और जो हमारा वायु के परावैद्युत माध्यम का जो फॉर्मूला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन बाय जो हम लोग के पास फॉर्मूला बनेगा वो इतना आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं, जो इक्वेशन बनेगा जो इतना आ जाएगा। उसके बाद इसमें से मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर -3 है, उससे डिवाइड कर देंगे। उससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अगले स्टेप आ जाएगा वो कि इतना आ जाएगा 26 है, 26.55 इंटू 10 पावर -13। और जो हम लोग इसको और एक स्टेप बढ़ाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.6 हो जाएगा, 55 इंटू 10 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा और फ्राइडे हो जाएगा, क्योंकि एफ हम लोग को लगाना ही है लास्ट में, क्योंकि संधारित्र पूछ रहे हैं तो एफ लगेगा ही। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ना कि उसके बाद क्या करना है, इस संधारित्र को 200 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ देना है। तो सिंपल है, हमारे पास जो आंसर आया इतना, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास क्या आता है, हम लोग के पास आता है 5.310 इंटू 10 और सी हो जाता है, कूलम हो जाता है, क्योंकि अब इसका क्या होता है, कूलम होता है। तो फिर हम इसको सी इधर लाएंगे और फिर इक्वेशन को उधर भेज देंगे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 31 इंटू 10 आंसर हमारा यही हो जाएगा। सिंपल आंसर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है लेकिन उतना हार्ड होता नहीं है, आप अगर समझ जाओ तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। समांतर प्लेट की संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है ये बोल रहा है। तो जैसे कि जब समांतर प्लेट संधारित्र को एक संधारित्र के एक प्लेट को विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है, कैसे स्रोत द्वारा, विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है, तो प्लेट धनात्मक आवेश से अनावेशित होते हैं। कैसे आवेश से अनावेशित होते हैं, धनात्मक आवेशित होते हैं और दूसरे प्लेट पर समान परिमाण का ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं, जिससे कारण संधारित्र में विद्युत आवेश का संग्रह होता है। सिंपल सी बात है, याद करने वाली बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दे रखा है, 6 म्यू एफ की संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक 20 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करें। बहुत इजी है, देख इसको भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले देखते हैं कि संधारित्र की ऊर्जा में वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद करने के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकता। सबसे बेसिक चीज़ की फॉर्मूला होती है, वो आप लोगों को याद करना होगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला का पूरा डिटो एक पेज में चाहिए, पूरा PDF चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोग को दे दूँगी। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1/2C ब्रैकेट में बी ए अपर स्क्वायर लोअर स्क्वायर माइनस का V1 और V² हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए फॉर्मूला क्या बोला है, 1/2C ब्रैकेट में V2 और V² माइनस का V1 V² हो गया। फॉर्मूला की बात की है यहाँ पे। और क्वेश्चन में दे रखा है 6 म्यू एफ, तो 6 म्यू एफ को चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। 6 म्यू एफ को चेंज करेंगे तो 6 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा
और जैसा कि क्वेश्चन में 10 वोल्ट दे रखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे, बस ये सब साइन जस के तस रहेगा। ये स्क्वायर 10 और 20 का हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में 2 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 10 के बराबर 6 इंटू माइनस करेंगे 400 में से 100 तो 300 हो जाएगा। तो फिर 300, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास वो आंसर आएगा 9 इंटू 10 के बराबर माइनस का 4J मतलब जूल। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, दो संधारित्र की धारिता C1 एवं C2 है। इनके पार्श्ववर्त एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाएं। पार्श्ववर्त और श्रेणीबद्ध, सिंपल सी बात है, पार्श्ववर्त और श्रेणीबद्ध सिर्फ दर्शाना है। तो पार्श्ववर्त में ये डायग्राम बना लेंगे और श्रेणीबद्ध में ये डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में कुछ रखा नहीं है। श्रेणीबद्ध का मतलब होता है जो श्रेणी क्रम में होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला भी C वाला मैंने बताया था, C/+ C1 C2, ये तो उसी हिसाब से ये C1 C2 हो गया। आप चाहे तो और बढ़ सकता है, लेकिन C2 तक रहने देंगे और फिर यहाँ पे वोल्ट लगा देंगे, आई हो जाएगा। और पार्श्ववर्त की बात करें तो पार्श्ववर्त क्या होगा, ऐसे होगा, और श्रेणीबद्ध कैसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो बस वही है, पार्श्ववर्त क्या है, ऐसे है, C1 यहाँ पे, फिर C2 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वोल्ट है, और I1 I2, ये एकदम सिंपल सी बात है। ये डायग्राम है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच का संबंध ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच के क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि Q आवेश को dr दूरी तय करने के लिए dw का कार्य करना पड़ता है। तो क्वेश्चन से देखते हैं, dw बराबर माइनस का F/dr, समीकरण ये एक हो जाएगा, और dw बराबर माइनस, एक में माइनस लगेगा और एक में माइनस नहीं लगेगा, Q बराबर हो जाएगा dv, इक्वेशन 2 हो जाएगा। और जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लेंगे हम लोग, बराबर करेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, बराबर हो गया। फिर जो F माइनस का दिख रहा है और Q दिख रहा है तो ये बटे में हो जाएगा यहाँ पे, और फिर जो इधर जो बच गया है, ये जो बच गया dr बच गया और dv बच गया, ये बटे में आ जाएगा। अब बस सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, dr/dy कट जाएगा, उसके बाद ये कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, E और F/Q बचेगा, और इधर आने में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा E बराबर माइनस का, क्योंकि ये यहाँ आया था, सॉरी यहाँ कटा नहीं था, ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस में आ जाएगा। सिंपल से आंसर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं, वायुमंडल में विद्युत उदासीन क्यों नहीं होते हैं, कारण पूछ रहा है। तो देखते क्या बोलता है, वायुमंडल वातावरण विद्युतीय उदासीन नहीं होता है क्योंकि कॉस्मिक किरण, कैसा किरण, कॉस्मिक किरण द्वारा लगातार स्थिरता से पृथ्वी पर बमबारी, क्या बोल रहे हैं, बमबारी होते रहता है। सिंपल सी बात है, वायुमंडल विद्युत उदासीन क्यों नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि कॉस्मिक किरण जो पृथ्वी पर हमेशा गिरते रहता है, उससे जो पृथ्वी पर बमबारी फील होता है, बमबारी वो पृथ्वी लेता है अपने आवेश को, उससे आवेश उत्पन्न होती है। इसी के कारण विद्युत उदासीन है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। और इसका इतना ही, अब तक इतना ही। 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितना था मैंने दे चुका है। और आप लोग को बताइएगा वीडियो कैसा लगे। अगर वीडियो अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।